अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करने हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनके आपस के रिलेशन क्या होते हैं, फिर फेज चेंज का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, लेटेंट हीट क्या होती है, कितनी तरह की होती है, और अगर आप किसी बॉडी का हीटिंग कर्व कंस्ट्रक्ट करो जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ होता है, तो उसके अंदर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे लोकेट करते हो, लेटेंट हीट कैसे लोकेट करते हो, और इन सब चीज़ों से मुराद क्या है। साथ ही साथ इस टॉपिक से हमारे माजी में जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे वो भी मेरे बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अमूमी तौर पे ये टॉपिक अलग से नहीं पढ़ाया जाता, बाकी के टॉपिक्स में मिलाकर पढ़ाया जाता है। लेकिन आगे चूंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स शुरू करना है, अभी हम डेडिकेटेड हीट के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने ये सारे कंटेंट को मिलाकर एक लेक्चर डिज़ाइन किया है। तो जो आज की क्लास में हमारा आखिर में क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, आप उसको देख लो, तसल्ली से वीडियो को पॉज करो और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है माजी के अंदर नम्स के अंदर, नम्स का 2010 का सवाल है, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप तसल्ली से इसको सॉल्व करो। अगर आपसे ये सॉल्व हो रहा है तो मेरे बच्चे इस पूरे लेक्चर में नई बात कोई नहीं मिलेगी, इसी के इर्द गिर्द बात हो रही होगी। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट। शुरू करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरे बच्चे हमारे पास ये आता है कि सर ये बताइए हीट कैपेसिटी क्या होती है। उससे भी पहले अगर मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा दूं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, चूँकि हम कॉन्सेप्ट इन हीट का ये लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पीछे भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। हमने ये बात पढ़ी थी कि हीट हमारे पास क्या है, तो हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास दो बॉडीज़ थर्मल कांटेक्ट में है, एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक बॉडी का टेम्परेचर कम है, दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज़ अगर थर्मल कांटेक्ट में है, तो एक बॉडी से हीट एनर्जी ट्रेवल करती हुई दूसरी बॉडी के पास जाती है। और हीट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि ट्रांजिशन में होती है, ट्रांजिट में होती है। यानी कि मेरे बच्चे हमने ये पढ़ा था कि मान लो अगर ये एक बॉडी है, कुछ बुनियादी बातों से हम शुरू कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ पर मेरे बेटे एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कम है, तो ये हॉट बॉडी हो गई और ये हमारे पास कोल्ड बॉडी हो गई। और हीट हमारे पास एक एनर्जी होती है जो कि फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसको हमने पढ़ा था और इसको हमने क्यू नेट का नाम भी दिया था। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है सर। फिर मेरे बच्चे हमने और क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो हीट है ये चूंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसकी यूनिट भी कौन सी वाली होगी, एनर्जी वाली यूनिट होगी। तो फिर हमने हीट एनर्जी की यूनिट देखी थी, मैंने कहा था जूल इसकी यूनिट होती है, कैलोरीज इसकी यूनिट होती है, अर्क इसकी यूनिट होती है, इसी तरह BTUs ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये भी इसकी यूनिट होती है। मैंने कहा था फ्री के नंबर है अगर आपस में इनकी कन्वर्जन आपको मिल जाए, जैसे आपके पास एक कैलोरी होता है तकरीबन 4.184 जूल के बराबर, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके तकरीबन 4.2 जूल्स कह देते हैं। सिमिलरली मेरे बच्चे आपके पास एक जूल होता है 10⁻7 अर्क के बराबर। सिमिलरली आपके पास एक BTU होता है 1055 जूल्स के बराबर। इसमें से जो जूल है ये आपके पास SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। यानी कि जब हम फिजिक्स के अंदर हीट का कोई टॉपिक पढ़ते हैं या हीट एनर्जी को कहीं पर एक्सप्रेस करते हैं मेरे बच्चे, तो जूल लेते हैं। ये सब बातें याद आ गई, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने और बताई थी वो भी रिवाइज कर देता हूं। मैंने बताया था किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर का ज़्यादा या कम होना है वो डिपेंड करता है कि इसके मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज इंटरनल एनर्जी कैसी है। अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंटरनल एनर्जी कम है तो मतलब टेम्परेचर कम होगा।
हमने ये बात पढ़ी थी, गौर से सुनिएगा ये बात, ये सारी बातें आगे के टॉपिक में आपको हेल्प करेंगी। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मान लो ये एक बॉडी है, इसके पास हीट एनर्जी आ रही है। जब हीट एनर्जी इस बॉडी को मिलेगी तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी का हिस्सा बन जाएगी। अब वो हीट नहीं रही, अब वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन गई और इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। भाई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी बॉडी ने तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब बॉडी की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे पहले आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे, अब ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड से मूव करेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे पहले मरे मरे कदमों से जा रहे थे, अब तेजी से जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स थे आहिस्ता 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 जा रहे थे, अब तेजी से जाएंगे। तो दो बॉडीज के दरमियान में हीट एनर्जी फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब हीट एक बॉडी एक्वायर करती है तो वो उसका इंटरनल एनर्जी बन जाती है, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उसके सबब हम कहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है सर, ये सारी बातें तो हमें ऑलरेडी पता है, आप ऐसे ही रिवाइज कर रहे थे। चलो अब मेरा बेटा हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट सबसे पहला आज का पढ़ने के लिए कि सर ये बताएं हीट कैपेसिटी क्या होती है। बहुत आसान, कोई मुश्किल ही नहीं है, अभी समझते हैं। देखो सर हीट कैपेसिटी क्या होती है। देखो यहाँ पे मान लो मेरा बेटा यहाँ पे मेरे पास कोई एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का कितना भी मास है मुझे इससे कंसर्न नहीं है। अभी इस बॉडी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। एक कोई बॉडी है और उस बॉडी का टेम्परेचर मेरे बच्चे अभी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। आपने बोला ठीक है सर, मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मैंने नीचे कोई चूल्हा लगा दिया, कोई बर्नर लगा दिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब मैं इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, अब तो अभी सीख लिया, वो हीट एनर्जी इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। जी सर। इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जी सर। तो आसानी के लिए मैं ये कह सकता हूं जब मैं इस बॉडी को हीट एनर्जी दूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के हो गया 26 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया? 1 डिग्री सेल्सियस का। तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए मुझे इसे जितनी हीट देनी पड़ी वो कहलाएगी इस बॉडी की हीट कैपेसिटी। फिर सुनो, क्या सीखा? हीट कैपेसिटी क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे उसे आप कहते हो हीट कैपेसिटी। अपने पास डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो लिखो। amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। सर 1 केल्विन कहां से नाजिल हो गया? मेरे बच्चे हमने ये बात पढ़ी थी कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में निकालो चाहे आप केल्विन में निकालो, आंसर सेम आता है। क्योंकि डिग्री सेल्सियस स्केल पर जितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं केल्विन में भी उतने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। अगर किसी को यह जुमला नहीं भी समझ में आया तो मेरी बात मान ले कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, आंसर सेम होता है। अपनी तसल्ली के लिए लेक्चर 1-2 देख लेना जिसमें मैंने स्केल्स और थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो डेफिनेशन क्या लिखवाई? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दिस इज टर्म्ड एज हीट कैपेसिटी। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसका फॉर्मूला बताओ मुझे जरा, तो जनाब इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। यहां पे कोई कोई किताब वाले C शो करते हैं, कोई कोई किताब वाले S शो करते हैं, कोई कोई किताब वाले M शो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे S शो किया है, आप अपनी किताब के हिसाब से इसको देख लेना। ये इसका फॉर्मूला है भाई। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बताएं मजीद। अगर मैं S को यहाँ पे अकेला कर दूं मेरे बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये क्या है? ये है हीट कैपेसिटी। सर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, नहीं, अभी हम हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। क्या है हीट कैपेसिटी? बिल्कुल आसान करके, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। आप उसको हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने उसको हीट दिया, इतना हीट दिया कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ गया या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो भाई वो जो हीट दी है उसको आप कहोगे हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं यार इसकी यूनिट बताओ, तो भाई साहब देखो आपको इसकी यूनिट यहीं से नजर आ जाएगी।
जाएगी। ये क्या इसके अंदर है, जूल के अंदर। डेल्टा टी आपका किस में हो सकता है, केल्विन में हो सकता है, या डेल्टा टी आपका किस में हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में हो सकता है। सिमिलरली ये तो एसआई वाली यूनिट्स हो गई। अगर एसआई के अलावा हो तो ये जो आपका हीट है ये कैलोरी में भी मेजर होता है, जी सर होता है, तो कैलोरी पर केल्विन भी बन जाएगा और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी बन जाएगा। आपने बोला जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्लियर है, ठीक है सर, समझ में आती है। आगे चलें। अब मेरे बच्चे एक दफ़ा माजी में इसकी डायमेंशन भी पूछी गई है, तो मैं आपको इसकी डायमेंशन भी निकालना सिखा देता हूँ। ये डायमेंशन आपने क्लास 11 में सीखी होगी, ठीक है, निकालना। तो मैं आपको इसकी डायमेंशन निकालना बता रहा हूँ, क्योंकि माजी में एक बार एनईडी यूनिवर्सिटी इसकी डायमेंशन पूछ चुकी है। किसकी, हीट कैपेसिटी की। तो देख लो भाई इसकी डायमेंशन। इससे परेशान नहीं होना सर, ये हमारी किताब में एस नहीं लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है। भाई क्या फ़र्क पड़ता है। आपने बाज़ार से एक कुत्ता ख़रीदा पालने के लिए, सही है, एक कुत्ता खरीदा आपने पालने के लिए। अभी उसका नाम आप पप्पी रखो, अभी उसका नाम आप टॉमी रखो, अभी उसका नाम आप कुछ भी रख लो, ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है ना। तो मैंने बता दिया ये है क्या, ये हीट कैपेसिटी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका आगे चल रहा है। अब देखो ये क्या है, आपको नज़र आ रहा है ये जूल है या एनर्जी है। ये क्या है, ये आपके पास टेम्परेचर है या केल्विन है। अगर मैं आपसे पूछूं जूल की डायमेंशन निकालनी है तो मैं वर्क डन के फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। क्यों, डायमेंशन तो यूनिट से निकलती है, और ये ना जूल वर्क डन का भी यूनिट होता है। तो भाई फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mlt-2, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये मास की डायमेंशन, lt-2 किसकी डायमेंशन आ गई, एक्सेलरेशन की आ गई, ठीक है सर। डी क्या है भाई, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, एल। तो क्या बन गया है, ml² t-2, ठीक है मेरे बच्चे। ये अगर आपने डायमेंशन निकालना सीखा हुआ है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्लास 11 का चैप्टर 1 है, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, ये हो गया। और केल्विन की डायमेंशन को आप या तो थीटा ले सकते हो या के ले सकते हो, कुछ भी ले लो। तो भाई साहब एस की डायमेंशन हमारे पास क्या बनी, ऊपर आ जाएगा ml² t-2 अपॉन में क्या आ गया, के। जब ये ऊपर जाएगा तो ml² t⁻⁻2 k⁻⁻1, ठीक है भैया, समझ में आ गया। यहां तक मेरा बेटा हमें सारी की सारी बात समझ में आती है कि हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। ये सब हमने समझ लिया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है सर। आगे चलें। अब देखो मेरे बच्चे, आपको मैं इसके अंदर एक प्रॉब्लम बताता हूं। इसी प्रॉब्लम से हमारे पास अगली डेफिनेशन आएगी। क्या सर प्रॉब्लम क्या है, जरा बताएं। देखो मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम के लिए हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास ना एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, ये मान लो एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, और यहाँ मान लो मेरा बेटा हमारे पास ना एक कॉपर का ब्लॉक है या आयरन का ब्लॉक है, एक आयरन का ब्लॉक है। Fe आयरन का सिंबल है, Al एल्यूमिनियम का नंबर, ठीक है सर। ये जो ब्लॉक है मेरे बेटे ये 10 ग्राम का है, ठीक है सर। ये जो ब्लॉक है मेरे बच्चे ये 25 ग्राम का ब्लॉक है, ठीक है सर। हो सकता है ना, एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, एक आयरन का ब्लॉक है, दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है सर। ये दोनों किसी कॉमन एनवायरनमेंट में रखे हुए, मान लो इसी कमरे में रखे हुए, एल्यूमिनियम का ब्लॉक भी आयरन का ब्लॉक भी। तो इसका मतलब दोनों का इनिशियल टेम्परेचर तो एक बराबर होगा। आपने बोला ठीक है सर। इसका जो टेम्परेचर है वो भी मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी मान लो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। बोला ठीक है सर, दोनों का टेम्परेचर एक बराबर है। मैं दोनों को क्या करता हूं जनाब, मैं दोनों को हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करता हूं। मैं दोनों को हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करता हूं, अलग अलग। एक मान लो यहां रखा हुआ है अलग, एक मान लो वहां रखा हुआ है अलग। मैं दोनों को अलग अलग गर्म करना शुरू करता हूं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करता हूं। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर भी हो जाता है 26 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर भी हो जाता है 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब मैंने कुछ हीट एल्यूमिनियम को दी जिसने उसका टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस। आपने बोला ठीक है सर। कुछ हीट मैंने इसको दी जिसने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस। आपने बोला ठीक है सर। सवाल यह है, अच्छे से सवाल सुनना और वीडियो को पॉज करके नीचे लिखना, फिर देखना, अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर देखना कि ये जो आपने आंसर दिया था वो मेरे बताए हुए आंसर से मैच करता है या नहीं। क्या दोनों को अच्छी तरह देखो, दोनों का टेम्परेचर हमने 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, इसका भी 25 से 26 किया, इसका भी 25 से 26 किया। क्या दोनों का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे जो हीट एनर्जी देनी पड़ी होगी वो एक बराबर होगी या अलग अलग? एल्यूमिनियम और आयरन दोनों का टेम्परेचर 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। क्या जो मुझे हीट एनर्जी देनी होगी
या दी होगी मैंने, वो एक बराबर दी होगी या अलग अलग दी होगी? तो इसका जवाब है कि अलग अलग दी होगी। क्यों सर? इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, ऐसे ही है। अब मसला समझो, यहां पे आपको ये तो नजर आ रहा है सर इसका मास ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो इंटरनल एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स की इतनी बढ़ानी है कि ओवरऑल टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो इसका मतलब इसको हीट ज़्यादा देनी होगी। आपकी बात सही है। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है, आप देखो ये चीज़ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि यहां पे जो आपको हीट एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी है वो मास के डिफरेंस की वजह से है या इसके नेचर के तब्दील होने की वजह से। क्या मतलब सर? समझो इस बात को। ये जो ब्लॉक है इसके मॉलिक्यूल्स अलग हैं, ये जो ब्लॉक है इसके मॉलिक्यूल्स अलग हैं नेचर वाइज। क्यों सर? क्या इन दोनों का इंटरनल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर एक बराबर होगा? नहीं। क्या इन दोनों के अंदर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी बिहेव करेंगी? नहीं। तो इसका मतलब हो सकता है इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कम एनर्जी चाहिए हो, इसको ज़्यादा चाहिए हो सकता है इससे ज़्यादा चाहिए हो, इससे कम चाहिए हो। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम समझना। आपने हीट कैपेसिटी तो दोनों के लिए कैलकुलेट कर ली। हीट कैपेसिटी क्या थी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। वो आपने इसके लिए भी कर ली, इसके लिए भी कर ली, आंसर अलग अलग आया। अब आप परेशान क्यों कि जो आंसर अलग आया है ये मास की वजह से अलग आया है या ये जो आंसर अलग आया है नेचर चेंज होने की वजह से अलग आया है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि हीट कैपेसिटी कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। लिख लेना इसको अपने पास कि हीट कैपेसिटी कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। हीट कैपेसिटी को आप कांस्टेंट के तौर पर नहीं ले सकते। अब सवाल पैदा होता है क्यों नहीं ले सकते? वजह यह है, मान लो मेरे पास 10 लोग यहां बैठे हुए, मिसाल के तौर पे मैंने हर एक के हाथ में एल्यूमिनियम का ब्लॉक दिया, ठीक है। पहले वाले के हाथ में एल्यूमिनियम का ब्लॉक 1 ग्राम का, दूसरे के हाथ में एल्यूमिनियम का ब्लॉक 2 ग्राम, फिर 3 ग्राम, फिर 4 ग्राम, ऐसे करते करते मैंने 10 ब्लॉक्स बांट दिए। सबका इनिशियल टेम्परेचर एक बराबर होगा? बोला जी सर। सबको बोला अपने अपने ब्लॉक को जाके हीट करो और मुझे बताओ हीट कैपेसिटी क्या है, मतलब इतना हीट करो कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। सब गए करके आए। अब उन्होंने मुझे बताया कि सबकी वैल्यू कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। क्यों? अब तो सर इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है तो वैल्यू अलग क्यों आ रही है? इसलिए कि मेरे बच्चे मास सबका अलग अलग है। मास अलग है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद अलग अलग होगी। भाई इसको ऐसे समझ लो, आपने हर एक में 100 रुपये तकसीम करने हैं। अगर कमरे में 20 लोग हैं तो आपको 2000 रुपये चाहिए ताकि हर एक के पास 100 रुपये आ जाए। लेकिन अगर कमरे में 20,000 लोग हैं, सोचो 20,000 लोग हैं पहले से और आपने सबको 100 रुपये देने हैं, तो क्या 2000 रुपये में सबको 100 रुपये मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो यही मिसाल है, अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है, सबको इतनी एनर्जी देनी है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए, तो इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो 10 ग्राम वाला जो एल्यूमिनियम का ब्लॉक जिसके पास था उसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, 1 ग्राम वाले की कम है सबसे। तो अब आप जो हीट कैपेसिटी को एज ए कांस्टेंट डिफाइन करोगे तो किसके लिए करोगे? 10 ग्राम वाले ने भी अपनी जगह सही हीट कैपेसिटी निकाली, 2 वाले ने भी सही निकाली, 5 वाले ने भी सही निकाली। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि हीट कैपेसिटी कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल, क्योंकि अगला बंदा मास चेंज करेगा तो उसके लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया मेरे बच्चे? तो ये 2 प्रॉब्लम्स थी, यानी कि एक तो आपको नेचर पता नहीं चलती जब आप डिफरेंट मटेरियल्स को हीट करके उनकी हीट कैपेसिटी निकालते हो। दूसरा मसला, एक ही मटेरियल है तो चूंकि मास फिक्स नहीं है, मास स्पेसिफाई नहीं है, तो आप किसकी हीट कैपेसिटी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे? ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने क्या किया, इस मसले के हल के लिए फिर हम चले एक स्टेप आगे और हमने एक टर्म डिफाइन करी जिसको हम कहते हैं मेरे बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आप बोलोगे सर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ये हीट कैपेसिटी ही है, बस फर्क क्या है? हीट कैपेसिटी में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि आपने मास को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था। चूंकि मास को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था इसलिए प्रॉब्लम था कि यार किसकी हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट लें और किसकी हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट ना लें। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये होता है जनाब कि आपने मास को स्पेसिफाई कर दिया। आप बोलोगे मास इज स्पेसिफाइड। क्या मतलब सर? जरा समझाएं। अब देखो हीट कैपेसिटी समझ में आता है? जी सर आता है। यहां पे आपने क्या किया, आपने बोला कि आपके पास कोई भी मटेरियल है उसका यूनिट मास है,
उसका क्या है, यूनिट मास है। यानी कि अगर आप ऐसा ही सिस्टम में हो, लेट से 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। अगर आप सीजीएस सिस्टम में हो, लेट से आपके पास 1 ग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। मतलब अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट मास है। भाई मास का यूनिट हर सिस्टम में अलग होता है ना मेरे बच्चे। जब मास का सिस्टम अलग है तो जिस सिस्टम में मास का जो यूनिट है उसकी बात चल रही है। आसान कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा ही सिस्टम के लिए डिफाइन करूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। आपके पास ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर का, किसी का भी। अभी इसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के करना है 26 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। आपने बोला जी सर करनी होगी। अब सुनना गौर से, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, वो हीट एनर्जी जो इस यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, उसे आप क्या कहते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी, यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। अब सोचो अगर मेरे पास 10 लोग हैं, सबके पास एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, सबके पास एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, एक के पास 1 किलोग्राम का, एक के पास 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ऐसे करते करते 10वें के पास 10 किलोग्राम का एल्यूमिनियम का ब्लॉक है। मैंने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के आओ, तो वो सबकी वैल्यू एक बराबर आएगी। क्यों? जिसके पास 10 किलोग्राम का ब्लॉक है वो क्या करेगा, उस ब्लॉक को काटेगा, उसमें से 1 किलोग्राम का पीस अलग कर लेगा। क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए शर्त है कि मास स्टैंडर्ड रहे, मास यूनिटी रहे, मास स्पेसिफाइड रहे। तो अपने पास कॉपी में क्या नोट करोगे, अमाउंट ऑफ हीट, इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दिस इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यूनिट मास के लिए ध्यान में रखना, अगर आप एसआई सिस्टम में हो तो यूनिट मास क्या होगा, 1 किलोग्राम। अगर मेरे बच्चे आप सीजीएस सिस्टम में हो तो इसके लिए यूनिट मास क्या होगा, 1 ग्राम। जैसे मिसाल देते हैं, पहले इसकी यूनिट निकाल लें, फॉर्मूला पढ़ लें, फिर आपको इसकी एक मिसाल से भी समझाता हूं। जैसे इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ये जो C लिखा हुआ है ना, दिस C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट कैन बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। इसको आप किसी भी मटेरियल के लिए एज ए कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। क्यों सर, कैसे कर सकते हैं? अब सोचो 10 लोग थे, 10 के पास आयरन का ब्लॉक है। मैंने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के आओ, तो सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने आयरन के ब्लॉक में से 1-1 किलोग्राम का पीस लेके जाएंगे। आपने बोला जी सर। 1-1 किलोग्राम का इनिशियल टेम्परेचर एक बराबर था, जी सर। तो इसका मतलब उनको जो हीट चाहिए होगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, वो भी सबको एक बराबर चाहिए होगी, जी सर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सबकी एक जैसी। तो अपने पास नोट कर लेना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। हाँ, आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगी और एल्यूमिनियम की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, पानी की अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी। सर पानी की भी होगी, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? 1 किलोग्राम पानी लिया आपने, 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है सर, समझ में आ गया। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी हो गया। अभी और भी बात करनी है हमने, इस पर टेंशन नहीं लो। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आता है। आगे चलो। अच्छा, इसके नीचे वाले पार्ट को मैं मिटाने लगा हूं। ठीक है, 1 2 चलो 3। अब देखो मेरे बच्चे आगे, इसका हमने पढ़ लिया Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अगर आपको बोला जाए भाई साहब इसकी जरा यूनिट निकाल के बताओ, तो C विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। अब यूनिट देख लो इसकी, Q क्या चीज़ है, एनर्जी है, तो जूल अपॉन में ये क्या है, किलोग्राम, और डेल्टा टी केल्विन में भी हो सकता है। सिमिलरली जूल अपॉन में क्या है, किलोग्राम, साथ में क्या है, डिग्री सेल्सियस। और इसकी क्या क्या यूनिट रहती है, कैलोरी अपॉन में आ गया ग्राम केल्विन, या कैलोरी अपॉन में आ गया ग्राम और डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब इसको देखो मेरे बच्चे, मैं इसकी यूनिट से भी डिफाइन कर सकता हूं। देखो इसी यूनिट से भी मैं यही डेफिनेशन रिवाइज कर सकता हूं।
1 किलोग्राम की बॉडी है, ऐसा ही सिस्टम में डिफाइन कर रहा हूं। 1 किलोग्राम की बॉडी है, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितने जूल एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या यहां से डिफाइन कर लो सीजीएस में, 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए कैलोरीज के अंदर वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया सर? समझ में आता है? अच्छा, अब जरा समझिएगा मेरे बच्चे यहां पे अच्छे तरीके से। ये मैंने बता दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज ए कांस्टेंट, कैन बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट, ठीक है, फॉर एनी मटेरियल। ठीक है सर, समझ में आ गया। जैसे मिसाल के तौर पे, बल्कि पहले एक चीज और पढ़ते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स बोल रहा हूं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है, कुछ होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है। जरा मिसाल से समझते हैं, एक मिसाल समझते हैं फिर मैं यहां लिखता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 10 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और एक और कोई है उसकी है मान लो 2000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ऐसे मैंने एक एग्जांपल ये लिए, एक एग्जांपल मैंने ये लिए, सिर्फ ये एग्जांपल है समझाने के लिए कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है और लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब जरा समझिएगा, अभी तक आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसी डेफिनेशन से देखो इसको रिलेट करता हूं। ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो कोई ऑब्जेक्ट नंबर 2 है उसकी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? 10 जूल एनर्जी चाहिए। अगर आपके पास ये जो 2 नंबर ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको कितनी चाहिए? 2000 जूल चाहिए। क्या मतलब सर? जिस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए उसे ज्यादा हीट चाहिए। क्या मतलब? 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए उसे ज्यादा हीट चाहिए, यानी कि बहुत सारी एनर्जी चाहिए उसका टेम्परेचर थोड़ा सा चुन्ना सा बढ़ाने के लिए। सुनो, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका चुन्ना सा टेम्परेचर चेंज करने के लिए बहुत सारी हीट एनर्जी चाहिए। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसका मतलब उसका चुन्ना सा टेम्परेचर चेंज करने के लिए चुन्नी सी हीट चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कम है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आसानी से चेंज किया जा सकता है, कम हीट एनर्जी देके किया जा सकता है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट भी ज्यादा चाहिए। यही वजह है, अब आप गौर से देखना, एक मिसाल से समझाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमारा जो पानी है ना, ऑर्डिनरी वाटर जो है, इस पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। अगर मैं आपको मिसाल दूं तो तकरीबन होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर आपके पास मेरे बच्चे 1 किलोग्राम पानी है, तो उस 1 किलोग्राम पानी का अगर तापमान टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर को बढ़ा के अगर आपने 26 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो 4200 जूल की एनर्जी आपको देनी होगी। यही वजह है कि आपका जो पानी है, जो आपका वाटर है, वो एज ए कूलेंट इस्तेमाल होता है बहुत सारे प्रोसेसेस में। कूलेंट का काम क्या होता है? हीट एनर्जी को कैरी करके लेके जाना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। आपने कभी देखा है आपकी गाड़ी के अंदर पानी एज ए कूलेंट डल सकता है? स्पेशल कूलेंट्स भी आते हैं, लेकिन अगर वो खत्म हो जाए, आपको इमरजेंसी में जाना है, तो आप पानी को डाल सकते हो। वो क्या करता है? वो रेडिएटर में घूमता है और आपके इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। इंजन की जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है। अब सोचो इसकी जगह पे मैंने अगर कोई ऐसा लिक्विड यूज किया जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा? वो हीट एनर्जी इंजन से कैरी करेगा। अगर कोई हल्का लिक्विड होगा जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो वो एनर्जी इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा देगी, ये खुद ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। पानी का क्या सीन है? पानी का सीन ये है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो बहुत सारी एनर्जी आएगी, तब जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको हम एज ए कूलेंट यूज करते हैं।
ध्यान में रखिएगा कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले जो मटेरियल्स हैं उनका एज ए कूलेंट हम इस्तेमाल करते हैं। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, यहीं से ना हम दो चीज़ें और समझते हैं, ज़रा देखो गौर से, यहीं से समझते हैं। नंबर एक, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M टाइम्स ऑफ डेल्टा T। अगर मान लो मेरा बेटा आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, सुनना गौर से, कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप हीट एनर्जी दे रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आप क्या दिए जा रहे हो, हीट एनर्जी दिए जा रहे हो, और हीट एनर्जी देने के बावजूद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम किसी को हीट दें उसका टेम्परेचर ना बढ़े? बच्चे होता है जब अभी आप स्टेट चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। देखो अभी थोड़ी सी बात समझ लो, आगे अभी मजीद आएगा, इसी लेक्चर में आगे कॉन्सेप्ट आएगा। आप किसी भी बॉडी को जब हीट देते हो ना तो दो में से एक चीज होती है, या तो टेम्परेचर बढ़ता है या उसका स्टेट चेंज होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ता है या स्टेट चेंज होता है। समझना, आपने हीट दिया, हीट देने पर यहां पर क्या हो रहा है, अगर बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है यानी कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, स्टेट चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, यानी कि बॉडी हीट एनर्जी लिए जा रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो ड्यूरिंग स्टेट चेंज। तो अगर डेल्टा टी जीरो हो गया, ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन M टाइम्स ऑफ जीरो। किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये एक और एमसीक्यू अपने पास नोट करो आप, क्या कि अगर कोई बॉडी फेज चेंज के प्रोसेस से गुजर रही है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, आसान भाषा में आप उसे हीट दिए जा रहे हो और हीट देने पर उस बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, तो आप कहोगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट। ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे बताएं और क्या बता रहे थे। अच्छा आगे आ जाओ। आपने बोला भाई साहब C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। सुनना गौर से, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ विदाउट एब्जॉर्बिंग हीट, ऐसा भी होगा, आप पढ़ोगे आगे चल के, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम ये चीज पढ़ेंगे। हीट दिए बगैर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, वो कैसे होता है थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, आप उस पर वर्क डन करते हो या वो वर्क डन करता है सराउंडिंग पर, ठीक है, वो कैसे होता है पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ विदाउट सप्लाइंग एनर्जी, आपने एनर्जी नहीं दी लेकिन बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, आपने एनर्जी नहीं दी लेकिन बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, तो इसका मतलब आपके पास ये Q वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब ऐसे केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, जीरो। यानी कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो विदाउट सप्लाइंग एनी हीट, किसी एडियाबैटिक प्रोसेस की मदद से चेंज हो रहा हो और उसको आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैं रिवाइज कर देता हूं, अब तक हमने जो जो बातें पढ़ी हैं, फिर हम इनके दरमियान में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और इसके एक दो अच्छे से सवाल देख लेते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा भाई, हमने ये पढ़ा कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस मकसद के लिए जितनी हीट दी जाएगी वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। ठीक है सर, समझ में आ गया। हीट कैपेसिटी के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। क्यों, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम के अगर मैं 10 डिफरेंट मासेस के ब्लॉक्स रखूंगा तो हर एक की हीट कैपेसिटी अलग आएगी। अब किसको एज ए कांस्टेंट लें, तो फंस गए यहां पे। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने डिफाइन किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। हमने बोला मास को फिक्स कर दो, मास को स्पेसिफाई कर दो, ठीक है सर, कर देते हैं। अब हमने बोला कि भाई मास सिर्फ यूनिटी लिया जाएगा, तो हमने बोला भाई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर हमने उसका फॉर्मूला देखा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इसकी डायमेंशन में अभी बता देता हूं, ठीक है, इसकी भी डायमेंशन पूछ सकते हैं जैसे उसकी पूछी थी। तो C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T। फिर हमने इसकी यूनिट पढ़ ली। फिर हमने एक चीज देखी कि भाई इसको आप एज ए कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये नेचर बताता है। नेचर कैसे बताता है सर, नेचर ऐसे बताता है कि अगर किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत सारी हीट देनी होगी।
अगर किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कम हीट एनर्जी देनी होगी। आपके जो घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उसमें रिक्वायर्ड होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो, ज़्यादा ना हो। वजह, खाना जो होता है वो बर्तन के अंदर होता है, तो बर्तन पहले गर्म होता है फिर खाने को गर्मी जाती है। तो देखो, अगर जो बर्तन है वो किसी ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी पहले खाने के बर्तन को गर्म करने के लिए। आपका मकसद खाने के बर्तन को गर्म करना नहीं होता, खाने को गर्म करना होता है। तो आपका बर्तन जितनी जल्दी गर्म हो और खाने तक हीट जितनी जल्दी जाए, दैट इज मोर गुड। तो खाने के बर्तन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होनी चाहिए ताकि कम हीट में उसका टेम्परेचर बढ़ जाए और फिर खाने तक आपकी एनर्जी पहुंच जाए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के केस में मैंने बताया पानी है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इस केस के अंदर हम ये जहन में रखते हैं कि भाई पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4200 जूल की एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका मतलब पानी को हम एज ए कूलेंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी एनर्जी इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाती हैगी। फिर हमने ये बात करी कि अगर आपकी बॉडी स्टेट चेंज के अमल से गुजर रही है वो होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि अगर बॉडी को आप हीट दे रहे हो और उसका स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है विदाउट सप्लाइंग एनी काइंड ऑफ हीट तो उस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अभी अमाउंट ऑफ हीट तो उसे मिल ही नहीं रही तो टेम्परेचर भले रेज होता रहे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। छाप लो मेरे बच्चे इतने हिस्से को, आगे चलते हैं और इसका एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं और फिर मेरा बेटा इसका हम सवाल करते हैं। ठीक है, ठीक है सर बता दें हम जल्दी से। चलो अब देखो बच्चे, अगर मैं आपको इसका रिलेशनशिप बताऊं, देखो अभी आपने जो हीट कैपेसिटी पढ़ी वो क्या थी, S इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और ये क्या पढ़ा, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई m टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ठीक है सर, समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पे आपको Q अपॉन डेल्टा टी लिखा नजर आ रहा है, जी सर आ रहा है। इसको लाके यहाँ पे इसकी जगह पे मैं S लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर, क्या बनेगा, S अपॉन में क्या आ गया m। ठीक है सर, ये m डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि क्या बन जाएगा, S विल बी इक्वल टू m इंटू C। यानी कि आपके पास जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द बॉडी। बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, कोई परेशानी ही नहीं है। कैसे, अभी 2 मिनट में समझाते हैं, देखो गौर से। मान लो मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, समझना, एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना वो मान लो है 2 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्या है, 2 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपको इससे समझ में क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट का ना फील लेते चलो। ये मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला है, हाँ सर समझ में आ गया, रट्टा मार लिया। कॉन्सेप्ट का ना फील पकड़ो, फील देखो। मैंने कहा एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये गिवन है 2 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपने बोला ठीक है सर, इससे आपके जहन में क्या आया, आपके जहन में ये आया कि अगर मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं पता क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका अगर 1 किलोग्राम का मास है, सुनना गौर से, इसका अगर 1 किलोग्राम का मास है, 1 किलोग्राम का मास है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे 2 जूल की एनर्जी चाहिए। अब सोचो अगर मेरे पास इसका 5 किलोग्राम का मास होता, अभी अगर 1 किलोग्राम का मास है तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 2 जूल की एनर्जी चाहिए। अगर मेरे पास इसी ऑब्जेक्ट का, सेम ऑब्जेक्ट का जिसकी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, अगर मेरे पास 5 किलोग्राम का मास होता तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए होती। आप बोलोगे यार 1 किलोग्राम के लिए 2 जूल है, 2 किलोग्राम के लिए 4 जूल होगी, 3 किलोग्राम के लिए 6 जूल होगी, 4 किलोग्राम के लिए 8 जूल होगी, तो 5 किलोग्राम के लिए 10 जूल होगी, है ना। 5 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। आपने बोला भाई साहब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 के लिए कितनी चाहिए थी, 2, हो जाएगा कितनी चाहिए भाई, 10 जूल। तो यही तो है ये काम, और क्या है, ये चीज़ है। ये आपने क्या कैलकुलेट किया, ये आपने कैलकुलेट किया हीट कैपेसिटी। याद करो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वो कैसे आ रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है, मल्टीप्लाई कर दो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। देखो यही आ रहा है, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए, उसको तुम m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। चलो छापो इसको, सवाल लिखता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने जो है ना सवाल लिखा हुआ है,
ये सवाल और इससे मिलता जुलता एक सवाल माजी में और आया हुआ है, ठीक है। सवाल आपसे पूछा गया NTS 2005 के अंदर, कहते हैं व्हेन 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू 0.1 किलोग्राम सैंपल ऑफ अ मेटल, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, एक बार आप खुद भी अटेम्प्ट कर लो। तो मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला आपके सामने है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है भैया। वैल्यू पुट करेंगे, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 400 जूल दिया हुआ है। मास कितना है जनाब, 0.1, ऑलरेडी SI सिस्टम में कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। C आपने निकालना है, आपको क्या कह रहा है, डेल्टा T जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस। सर एक सवाल आता है बच्चे का, सर यहाँ पे इसे 20 क्यों रखा, केल्विन में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? इसलिए कि मेरे बच्चे ये जो चीज़ आपको गिवन है ना, ये डेल्टा T है। डेल्टा T बोले तो चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, एक ही बात है, ठीक है सर, समझ में आता है। देखो भैया इसको क्या करेंगे, इसको आपने बोला 400 इज इक्वल टू, इस 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10 मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय, इस 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10, आपने बोला ठीक है सर। ये 10 से 10 मर गया, आपने बोला ठीक है सर। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। विच मीन्स दिस C विल बी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 2, तो ठीक है सर। सॉल्व करेंगे क्या आंसर आता है, 200। यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 किलोग्राम का अगर सैंपल होता तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 200 जूल की एनर्जी चाहिए होती। ठीक है भाई साहब, यहां तक की बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आती है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक अपने पास नहीं है कि, ठीक है सर। चलें आगे बताएं, ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास जिस तरह से हमने इसको मैं मिटाने लगा हूं, ठीक है मेरे बच्चे, जिस तरह से मेरे बच्चे हमने ये हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास होता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होता है भाई साहब, मोलर हीट कैपेसिटी। सर वो क्या होता है, अभी समझाते हैं। आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ लिया ना, बस वही चीज मोलर हीट कैपेसिटी होती है, थोड़ी सी डिफरेंस के साथ। ये मोलर हीट कैपेसिटी हमें आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना मेरे बच्चे, ये आप में से बाज़ लोगों की किताब में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से होगा, बाज़ की किताबों में एक चैप्टर अलग है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, या बिहेवियर ऑफ गैसेस, और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का चैप्टर अलग दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने चूंकि सारे बोर्ड को लेके चल रहा होता हूँ, तो मैंने कॉन्सेप्ट्स इन हीट के नाम से एक अलग सीरीज बना दी, और इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का अलग एक चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इंट्रोपी, CP/CV की इक्वेशंस, ये सब चीज़ें हम उसमें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो, अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं जरा रिवाइज करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, अब बोलोगे सर आसान, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर यूनिट मास है, मान लो 1 किलोग्राम ऐसे सिस्टम में, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपने उसको देनी है वो क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं बोलूंगा ठीक है, अगर हम गैसेस के साथ काम कर रहे होते हैं, गैस को लेके काम कर रहे होते हैं, तो गैसेस के अंदर अमूमी तौर पे हम 1 किलोग्राम गैस कंसीडर नहीं करते या 1 ग्राम गैस कंसीडर नहीं करते। हम क्या करते हैं, गैसेस के लिए अमूमी तौर पे हम मोल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अमूमी तौर पे जो गैस को हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, अमूमी तौर पे हम गैसेस के लिए क्या करते हैं, मोल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है सर, बताया जरा। मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो मेरे पास 1 मोल गैस है, 1 मोल ऑफ अ गैस इज अवेलेबल। कोई सी भी गैस मेरे पास 1 मोल है, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है मेरे पास, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का मेरे पास कितना है, 1 मोल है। सर 1 मोल का मतलब जिसके अंदर 6.02 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है सर, मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर पर, तो अभी मान लो उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसको हीट करना शुरू करा, जब मैं हीट करूंगा तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जी सर बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, जी सर बढ़ेगा। मान लो इसका टेम्परेचर 25 से बढ़ के कितना हो गया, 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये जो मैंने हीट दी है ये कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी।
क्या मतलब सर? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। क्या बोला? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। 1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ाया आपने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, वो क्या कहलाता है? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी सेम एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बस वहां पे यूनिट मास था, यहां पे यूनिट मोल है। अमूमन गैसेस के अंदर हम यूनिट मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करते, यूनिट मोल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ये कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, वहां पे स्मॉल c लिखा था, यहां पे कैपिटल C लिखा जाता है अमूमी तौर पे, ठीक है, मतलब किताबों के अंदर। तो Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, सेम फॉर्मूला है, बस वहां पे M था, यहां पे क्या आ गया? N आ गया। ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चलें। अच्छा, अगर मुझे यहां से मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू निकालना हो या यूनिट निकालना हो तो देखो N टाइम्स Q अपॉन N टाइम डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है सर, यहीं से तो बनाया फॉर्म ये डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो क्या कहला रही है? मोलर हीट कैपेसिटी। अगर इसकी यूनिट देखोगे तो Q क्या हो गया? जूल। ये क्या हो गया? मोल। ये क्या हो गया? केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। सेम यही यूनिट आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का भी होता है, ध्यान में रखिएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। और जो मैंने हीट कैपेसिटी का यूनिट पढ़ाया था, जूल पर केल्विन, वही यूनिट आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है, ये भी ध्यान में रखना, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गई, आपको समझ में आती है बात? ठीक है सर, समझ में आती है। अब बाकी सारी चीज़ें वही हैं कि इसकी बेसिस पे हम ना गैसेस को क्लासिफाई करते हैं कि जिस गैस की मोलर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा सारी हीट चाहिए होगी उसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। जिस गैस की मोलर हीट कैपेसिटी कम है, इसका मतलब छोटी सी हीट, चुन्नी सी हीट, उसका टेम्परेचर 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देगा। आपने बोला ठीक है सर। अब मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई इसके रिलेशन को हम? तो आपने बोला भाई Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, और आपके पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या थी? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। नो, ठीक है सर। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा भाई साहब? Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, ये कैपिटल वाला होगा, ये कैपिटल वाला होगा, अपॉन में आ जाएगा Q MC डेल्टा T। बोला ठीक है सर, ये Q से Q मर गया, बोला ठीक है सर, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया, ठीक है सर। इस चीज़ को आप उठा के यहाँ ले आओगे तो ये बन जाएगा M मल्टीप्लाई बाय C विल बी इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय कैपिटल C। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गैस का कितना मास है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे आ गए M इंटू सी विल बी इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय कैपिटल C। इस N की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डाल दिया, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये M से M क्या हो गया? कैंसिल। इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या बन गई? M मल्टीप्लाई बाय C। ये क्या चीज़ है भाई? ये है मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। क्या है भाई? ये मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या मतलब सर? अब जरा समझा भी दें आप इसको, जैसे आपने वो समझाया था, अभी समझा देते हैं आपको, कोई परेशानी नहीं है। देखो, मैं कहता हूँ, सुनना गौर से, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई एक गैस है, मान लो हाइड्रोजन गैस है, कोई एक गैस है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, या कोई सी भी एक गैस मान लो मेरे पास कोई XYZ गैस है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। उस गैस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, गैस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 10 जूल पर किलोग्राम, सही है, पर डिग्री सेल्सियस, या और आसान कर लो इसको, हम उसमें डिफाइन कर लेते हैं CGS के अंदर, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा आपके दिल के करीब हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास कोई एक गैस है, उस गैस का नाम है XYZ गैस, ठीक है सर। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 10 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब? क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब मेरे बच्चे ये है, मेरे बच्चे इस बात का मतलब ये, अगर ये XYZ गैस का तुम्हारे पास 1 ग्राम सैंपल है, 1 ग्राम सैंपल, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट कितनी देनी होगी? 10 कैलोरीज। सर आपने तो कहा था गैस को ग्राम में मेजर ही नहीं करते। मैंने ऐसा नहीं कहा था। पुराने कुछ 4-5 साल पहले तक हमारे पास यहाँ गाड़ियों में CNG डलती थी, वो मास की बेस पे ही डलती थी, मोल्स की बेसिस में CNG थोड़ी कोई बेचता था। सर फिर अभी क्या कहा था आपने?
मैंने कहा था लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करते वक्त फिजिक्स की किताब के लिए, केमिस्ट्री की किताब के लिए हम गैस को मास से मेजर नहीं करते, अमूमी तौर पे हम गैस का मोल्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर ग्राम या किलोग्राम में गैस को लेंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम मोल्स की बेसिस पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये नहीं कहा मेजर कर नहीं सकते, मैंने कहा था करते नहीं हैं। जैसे आप, मैंने ये नहीं कहा पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ते नहीं हो। आप ये नहीं कहा कभी रिजल्ट ला नहीं सकते, रिजल्ट लाते नहीं हो। मेहनत कर नहीं सकते नहीं कहा, मेहनत करते नहीं हो, फर्क है दोनों में, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भाई 1 ग्राम इस गैस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए? 10 कैलोरी की हीट चाहिए, आपने बोला ठीक है सर। अब अगर सुनना गौर से, अगर मान लो मेरे पास ये जो गैस है इसका मोलर मास है 10 ग्राम, या 10 नहीं करते कंफ्यूजन हो जाएगी, इसका मोलर मास है 5 ग्राम। इसका मोलर मास क्या है? 5 ग्राम। मोलर मास 5 ग्राम है। तो मुझे बताओ इसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? सोचो, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। और ये जो मोलर मास होता है ये 1 मोल का मास होता है। जी सर, 1 मोल का मास होता है। सोचो, इसका 1 मोल का मास कितना है? 5 ग्राम। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए? 10 कैलोरीज। अगर इसका मोलर मास, या अगर इस गैस का 1 ग्राम सैंपल है तो इतनी हीट चाहिए। 2 ग्राम होता तो 10 × 2 20 कैलोरीज। 3 ग्राम होता तो 30 कैलोरीज। 4 ग्राम होता तो 40 कैलोरीज। 5 ग्राम होता तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। अगर 5 ग्राम होता तो क्या बोलते? 5 × 10 कितना आता? 50। ये जो 50 है ना, ये आपके पास है मोलर हीट कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास ये था और ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कॉन्सेप्ट का फील आया? देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, निकाल तो लिया है, कॉन्सेप्ट का फील लो। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बताती है? सोचो, ये बताती है यूनिट मास का टेम्परेचर। सुनना गौर से, यूनिट मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इतनी हीट चाहिए। ये क्या बता रहा है? मोलर मास कितना है। तो मैंने एक मिसाल ली, मैंने कहा एक गैस है XYZ, उसका मास 1 ग्राम है तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए, ठीक है। हमने बोला इसका मोलर मास मान लो 5 ग्राम था, मतलब अगर इस गैस का मैं 1 मोल लेकर आऊं, 1 मोल XYZ गैस लाऊं, तो 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो गैड्रो नंबर के बराबर, उन सब का मास मिला के कितना आएगा भाई साहब? 5 ग्राम आएगा। तो मैंने बोला भाई मुझे इसकी मोलर हीट कैपेसिटी बता। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? पूरे 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो अब 1 मोल का मास कितना हो गया? 5 ग्राम हो गया, सही। तो 1 ग्राम के लिए ये हीट थी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो पूरे मोल का हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कॉन्सेप्ट का फील आया? ये था। छाप लो, इसका भी आपको सवाल बता देते हैं जल्दी से। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है। बहुत कम और कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि 1 से ज़्यादा नंबर के होते हैं। आपको आइडिया होगा ना इन चीज़ों का कि जब हम MD कैट या ECAT के किसी इम्तिहान में बैठते हैं या नेट में किसी भी इम्तिहान में बैठते हैं जहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर अमूमन आपको एक MCQ एक ही नंबर देता है। ये उन चंद सवालों में से है जो इसी साल, जैसे अब इस साल NUS 2025 में ये पूछा गया था, गालिबन नेट 3 के अंदर था, तो उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड वाले नेट में, तो उसके अंदर ना 3 सवाल थे, एक ही सवाल से 3 क्वेश्चन थे। सवाल पढ़ते हैं भी आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर वो आपसे ना देखो तीनों चीज़ें पूछ रहे हैं। आपसे वो हीट कैपेसिटी भी पूछेगा, आपसे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पूछेगा, आपसे वो मोलर हीट कैपेसिटी भी पूछेगा। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं सर्टेन सब्सटेंस हैज़ अ मास 50 ग्राम पर मोल। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है, ये आपको मोलर मास दिया हुआ है, कैपिटल M, व्हेन 300 जूल ऑफ हीट इज एडिड टू 25 ग्राम ऑफ द सैंपल। ये जो सैंपल आपके पास अवेलेबल है, आपको उसका मास कितना दिया हुआ है भाई साहब? 25 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहो भाई तो क्या बनेगा? 25 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया आपके पास क्या? किलोग्राम में कन्वर्ट। ठीक है सर? ठीक है सर, समझ में आता है। सॉल्व करना हो सॉल्व कर लो भाई। 1/40, क्योंकि 25 4 × 100 होता है और 1 0 एज इट इज आ गया, गोया के 1/40 किलोग्राम। ठीक है सर।
आपको मोलर मास साथ में दिया हुआ था, मोलर मास कितना था 50 ग्राम पर मोल। इसे भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहो मेरे बच्चे किलोग्राम में तो क्या बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो गया भाई साहब किलोग्राम पर मोल। 0 से 0 मर गया, 5 1 जा और 5 20 जा होता है 100, 5 2 जा 10 और 0 आ गया। तो क्या बन गया भाई 1/20, आगे क्या आ गया किलोग्राम पर मोल। आपने बोला ठीक है सर कोई परेशानी नहीं है, आगे चलो। When 300 जूल ऑफ हीट इज एडिड, आपने 300 जूल की हीट ऐड करी है, गोया Q का वैल्यू कितना आ गया 300 जूल। टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम दिस टू दिस, 25 से 45 हो गया। जब टेम्परेचर राइज हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस का इनिशियल, तो 45 माइनस 25 कितना आया भाई 20, चाहे डिग्री सेल्सियस में लिख दो चाहे केल्विन में, एक ही बात है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है सर, कहते हैं भाई एस सी कैपिटल सी मालूम करो, ये क्या है हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। फॉर्मूला हमें पता है कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। आपने बोला ठीक है सर, अब देखो S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। Q कितना दिया हुआ है आपके पास, ये रहा 300, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है भाई साहब 20, 0 0 चला गया, 2 के टेबल में 30 कहाँ आता है 15 पर आ जाता है। क्या बन गया 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ये इसकी क्या है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। बोला ठीक है सर, अब क्या कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वैल्यूज पुट कर लो, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। Q कितना है आपके पास 300, M कितना है M ये रहा 1/40 और डेल्टा टी कितना है आपके पास 20, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। ये 0 से 0 मर गया क्योंकि ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गया हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 1/2। फ्रैक्शन पलटेगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 2। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 600 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ये आ गया। अब कोई बोले सर मैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के रिलेशन से निकालना चाहता था, तो भाई रिलेशन से निकाल ले तू, क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ निकाल के देख लेते हैं भाई साहब। देखो क्या बन जाएगा, S इज इक्वल टू एम सी था, जी सर था, C इज इक्वल टू एस अपॉन एम था, जी सर था। S कितना है हमारे पास, ये निकाला है ना हमने, S निकाला है 15, ये लिखा आपने 15। M कितना है हमारे पास, M ये रहा 1/40, इसको पलटेंगे ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 40, 15 0 जा 0 हो गया, 15 4 जा 15 2 जा होता है 30, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, तो 600 आ गया। और C की यूनिट क्या है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आखिर में क्या पूछ रहा है मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी को भी निकालने के दो तरीके, एक कि आप M को C से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी से भी निकाल सकते हैं, एन सी डेल्टा टी से। चलो दोनों से करके देखते हैं। मोलर मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल, हमने कितना निकाल लिया था इसका 1/20 किलोग्राम पर मोल था। और आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आई है, ये रही 600। सही है भाई साहब, ये 0 से 0 मर गया, आपने बोला ठीक है सर। सॉल्व किया कितना आ रहा है 30, भाई ये रही ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पुट कर दी लाके। ठीक है, क्या आंसर आता है आपके पास 30 और इसकी यूनिट क्या है जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर मोल पर केल्विन, ये आ गई। अगर आपको यहां से नहीं निकालना, अब यहां से निकाल लो भाई, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अब आपको पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सैंपल। तो मास ऑफ द सैंपल कितना दिया हुआ है आपको, ये रहा 25 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है। सर किलोग्राम में क्यों नहीं रख रहे, किलोग्राम में रख लो, वही आंसर आएगा। अगर आप यहां पे रखोगे ये 1/40 और यहां पे रखोगे आप 1/20, तब भी वही आंसर आएगा। मैं आपको उससे भी करके दिखा देता हूं। सॉल्व कर लिया आपने, ये कितना हो गया 1/2 क्योंकि 25 1 जा और 25 2 जा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बस अब लाके वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू N इंटू कैपिटल C होगा ये, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी निकाल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से C का वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय N टाइम्स ऑफ डेल्टा T। अब वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, Q कितना है यहाँ पे हमारे पास, Q हमारे पास था 300। देखो Q कितना था, Q था हमारे पास 300 अपॉन में N कितना है मेरे बच्चे, N है 1/2 और डेल्टा T कितना है, डेल्टा T आपके पास है ये रहा 20 है, ये लाके पुट कर दिया 20। 2 1 जा और 2 10 जा, मैं बोला ठीक है सर 2 1 जा और 2 10 जा,
एक जीरो से एक जीरो मर गया, आपने बोला ठीक है सर, तो कैपिटल सी का वैल्यू क्या है आपके पास 30 आ रहा है, देख रहे हो 30 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर आप यहाँ से निकालना चाहो, ये यहाँ से और यहाँ से, तब भी हो जाएगा। आपने स्मॉल m की जगह पे क्या रखना है 1/40 ऊपर और 1/20 नीचे आएगा, फ्रैक्शन पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/40 मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ होगा ना 1/40 होल डिवाइडेड बाय 1/20, ऐसा ही है। स्मॉल m का वैल्यू यही है, ठीक है, यही है। फ्रैक्शन पलटेगा क्या बनेगा 1/40 इंटू 20/1, जब ये नीचे वाला फ्रैक्शन पलटेगा 0 से 0 चला गया, 2 1 जा 2 जा, तो क्या हो गया ये 1/2 हो गया। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना कि अगर ऊपर मास इन ग्राम्स है तो नीचे भी मोलर मास ग्राम वाला आएगा, अगर ऊपर किलोग्राम वाला है तो नीचे भी किसके अंदर आएगा मेरे बच्चे, किलोग्राम वाला आ रहा होगा। ठीक है भैया, इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और फेज चेंज का कॉन्सेप्ट अपना शुरू करते हैं। उससे पहले ना एक चीज समझ लेना, मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर रहते हुए मोलर हीट कैपेसिटी का अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा या क्या डेफिनेशन पढ़ा, रिवाइज करो। हमने मोलर हीट कैपेसिटी में ये पढ़ा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यही पढ़ा 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ठीक है, जब हम आगे चलेंगे अभी थर्मोडायनामिक्स के अंदर तो हम एक चीज पढ़ेंगे सीपी और एक चीज पढ़ेंगे सीवी। ये कहलाती है मेरे बेटे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या मतलब, जरा समझना। मान लो आपके पास एक कोई गैस है, आपके पास एक कोई गैस है और वो जो गैस है ना उसका 1 मोल है आपके पास, यानी कि आपके पास कोई कंटेनर है, मान लो ऐसा एक कंटेनर है, ऐसा एक कंटेनर है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है और आपके पास इस कंटेनर में ऐसे करके इधर क्या है गैस मौजूद है और आपके पास इस गैस का सिर्फ 1 मोल मौजूद है। सही, आपने इसको हीट किया और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो जितनी हीट थी वो क्या कहला रही है, मोलर हीट कैपेसिटी, यही पढ़ा आपने। अब आप हीट करो 2 तरह से, एक आपने इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, यानी कि आप वॉल्यूम चेंज होने नहीं दे रहे, सेम कहानी है, 1 मोल गैस कंटेनर में बंद की हुई है और उसको हीट दे रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े, लेकिन आपने कंटेनर को पैक कर दिया, कंटेनर का वॉल्यूम तब्दील होने आप नहीं दे रहे। इस केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो कहलाएगी सीवी, यानी कि इफ हीट इज सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज टर्म्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर यही चीज आप वॉल्यूम फिक्स ना करते, आप प्रेशर फिक्स कर देते, आप प्रेशर को चेंज होने नहीं दे रहे, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, उसको आपने क्या कहा सीपी। तो क्या दोनों अलग अलग होती हैं, बिल्कुल अलग अलग होती हैं, सीपी सीवी अलग होती है, सीपी ज़्यादा होती है, सीवी कम होती है, इसका डिफरेंस होता है एन आर के बराबर। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में ड्राइव भी करेंगे। अभी आपने क्या समझना है, अभी आपने ये समझना है कि जो आपका गैस है उस गैस को हीट करने के 2 पॉसिबल तरीके हैं, या तो उसे आप हीट करो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम तब्दील नहीं होने दे रहे आप, जैसे प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर आप लिड बंद कर देते हो तो अंदर गैस का टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन आप वॉल्यूम बदलने नहीं देते, तो उस केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो कहलाएगी सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या आप प्रेशर कांस्टेंट कर दो, प्रेशर तब्दील ना होने दो आप, उस केस में कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है मेरे बच्चे, छाप लो जल्दी से। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने हमारा हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और मोलर हीट कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब जिस चीज़ को हमने पढ़ना है वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट पे जाने से पहले ना एक छोटी सी बात मेरे बच्चे मेरे समझ लेना, ताकि आपको लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। होता क्या है समझिएगा, सबसे पहले ना एक मैं कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दूं, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है
कि जिसके ऊपर आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो तो इसी पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है सर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर कि जिस पे आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, गैस में। और अगर वो गैस से वापस लिक्विड में आ रहा हो तो उसे कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं, कि वो आपके वेपर्स कंडेंस कर रहे हैं इनटू लिक्विड। आसान बातें करते हैं, अभी मुश्किल बातें नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में जाता है। ठीक है सर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर कि जिसके ऊपर आपका लिक्विड गैस में आता है। आपने बोला ठीक है सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ जाती है। अब समझो हमारे पास ना मेरे बच्चे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। एक होती है मेरा बेटा सॉलिड, एक होती है मेरे बेटे हमारे पास लिक्विड, और एक होती है मेरे बेटे हमारे पास गैस। आपने बोला ठीक है सर। इन सारी स्टेट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने बोला ठीक है सर। फर्क किस चीज का होता है, फर्क होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कि सॉलिड के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बाउंड हुए हुए होते हैं। ये सिर्फ ऐसे टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं, ऐसे बस ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। यानी कि ये इतना फ्री नहीं होते कि अपने पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाएं। आपने बोला ठीक है सर। जब आप इनको एनर्जी देते हो तो एक वक्त आता है जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, और तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट तक मूव कर सकते हैं। गैस में क्या होता है कि दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होती है, और गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर मौजूद होते हैंगे। यानी कि आपने सीखा ये कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम है। अब समझिएगा होता क्या है मेरे बच्चे, जब भी आप किसी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। आप और हीट देते हो और इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। और हीट देते हो और इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है। एक वक्त आता है जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सॉलिड स्टेट में रहते हुए जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई। सॉलिड स्टेट में एक हद तक इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है, क्योंकि देखो इसमें गैस के मॉलिक्यूल के साथ सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे कम होती है। आपने एक ऑब्जेक्ट था, उसको आपने सॉलिड स्टेट में रहते हुए हीट किया, उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, और हीट किया और बढ़ा, और हीट किया और बढ़ा। बढ़ते बढ़ते एक वक्त आया कि सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया। गोया कि उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी सॉलिड स्टेट में जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई। अब जब आप उसे हीट दोगे तो वो सॉलिड में मजीद एनर्जी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अब और नहीं बढ़ा सकता, मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब जब आप उसे हीट दोगे तो वो जो हीट लेगा वो हीट लेके किस में कन्वर्जन करेगा, अपनी लिक्विड स्टेट में। फिर अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी के नए पैरामीटर्स अलॉट हो गए। अब आप हीट करोगे, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो रही होंगी। और हीट करोगे और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। होते 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 एक वक्त आएगा जब वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब अब इट इज रेडी टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर जितना बढ़ सकता था लिक्विड स्टेट में उतना बढ़ गया, अब और नहीं बढ़ सकता। बॉइलिंग पॉइंट पर जब आप इसको हीट एनर्जी दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। फिर जब आप हीट दोगे तो गैसियस स्टेट में इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब लोगों के जहन में सवाल आता है कि सर व्हाट नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे हम हीट दे रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट पे आ रहा था, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, फिर हीट दी तो फिर वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, फिर वो बॉइलिंग पॉइंट पे आया, गैस में कन्वर्ट हुआ। अब गैस से कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी अब बढ़ती रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि ओवरकम हो चुकी है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो मेरे बच्चे अगर मैं इस पूरी कहानी को समराइज करूं तो मेरे बेटे आपने सीखा क्या, इस बात को समझो। मेरे बच्चे आपने सीखा ये कि जब कभी भी हम किसी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो दो में से एक काम करती है। जब आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो मेरे बच्चे वो दो में से एक काम करती है, हीट प्रोवाइडेड, तो वो दो में से एक काम करेगी। सुनना गौर से, या तो मेरा बेटा वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, गौर से देखिएगा, या वो क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, सही बॉडी का,
या वो क्या करेगी मेरा बेटा, स्टेट चेंज करेगी, या वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, या वो क्या करेगी मेरे बच्चे, स्टेट चेंज करेगी। टेम्परेचर बढ़ाएगी, आप कह लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, या वो क्या करेगी, स्टेट चेंज करेगी। अब जहन में रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ा रही होगी, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तब मेरे बच्चे आपके पास जो स्टेट है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब स्टेट चेंज नहीं हो रहा होगा। सिमिलरली जब स्टेट चेंज हो रहा होगा तब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही होगी, या तब टेम्परेचर कैसा रह रहा होगा मेरा बेटा, कांस्टेंट रह रहा होगा। यानी कि आप जब भी किसी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, वो इन दो में से एक काम करती है। दोनों काम इकट्ठे नहीं होंगे, दो में से एक काम होगा। या तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगा एट अ फिक्स स्टेट, यानी कि सॉलिड है तो सॉलिड में सॉलिड का रहते हुए टेम्परेचर बढ़ रहा है, या लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर बढ़ेगा, या वेपर स्टेट का टेम्परेचर बढ़ेगा, या स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज को हम फेज चेंज भी कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो अब सुना गौर से, जो अभी आप पढ़ के आए थे ना हीट कैपेसिटी, वो हीट जो कि टेम्परेचर बढ़ाए उसको मेरा बेटा आप क्या कह रहे थे, हीट कैपेसिटी कह रहे थे। आप जितनी भी हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, चाहे वो हीट कैपेसिटी हो, थर्मल कैपेसिटी हो, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, या मोलर हीट कैपेसिटी हो, सबकी डेफिनेशन खोल के पढ़ लो। उसमें क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो वो हीट जो कि टेम्परेचर बढ़ाती है वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। अगर कोई ऐसी हीट है जो कि स्टेट चेंज करेगा, फेज चेंज करेगा, उसको आप कहते हो लेटेंट हीट। क्या नाम देते हो, लेटेंट हीट। अमाउंट ऑफ हीट, सुनना, लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बात समझने वाली है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, ये वो हीट है जो आप किसी बॉडी को प्रोवाइड करते हो एट द मेल्टिंग पॉइंट ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, या एट द बॉइलिंग पॉइंट ताकि वो लिक्विड से वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो। एक बात। दूसरी बात, जब ये प्रोवाइड की जा रही होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज का अमल कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होता हैगा। मैंने बोला ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब मेरा बेटा, हमारे पास जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला है वो सिंपल ये बनता है, Q इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ L। ये L कहलाता है आपके पास लेटेंट हीट कांस्टेंट। क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कांस्टेंट। यानी कि कैसे डिफाइन करेंगे, ये बन जाएगा L इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M। अगर यूनिट की बात करेंगे तो जूल पर किलोग्राम। क्या सीखा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है दैट इज 80 किलोग्राम 80 कैलोरीज पर ग्राम। ये मैं भी आपको सब लिख भी दूंगा, परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो आइस है, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दो तरह की लेटेंट हीट्स होती हैं। देखो ना, आप जब किसी बॉडी को लेटेंट हीट दे रहे हो तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब स्टेट चेंज मेरा बेटा दो तरह से हो सकता है, या तो आपकी बॉडी हीट देने पे सॉलिड से कहाँ जाएगी, लिक्विड में, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या आपकी बॉडी लिक्विड से कहाँ जाएगी, गैसियस स्टेट में, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो तरह की हीट्स हो गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी आगे भी लिखता भी हूं सब चीजें। मान लो आपके पास जो आइस है उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये है, यानी कि अगर आपके पास मेरे बेटे एक आइस का ब्लॉक है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एट नॉर्मल, जो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस नॉर्मल आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके ऊपर इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 80 कैलोरीज पर ग्राम। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में जो पानी का मेल्टिंग पॉइंट है या आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, अगर आपका आइस इस मेल्टिंग पॉइंट पर मौजूद है तो मतलब अब वो मेल्ट होने के लिए तैयार है। मेल्ट करने के लिए क्या करना है, उसे हीट देनी होगी। तो इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आपके पास आइस का ब्लॉक 1 ग्राम का है, आइस का ब्लॉक 1 ग्राम का है, तो इसको जब आप 80 कैलोरीज हीट दोगे, कितनी हीट दोगे, 80 कैलोरीज हीट दोगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा बेटा ये आइस से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, यानी कि लिक्विड स्टेट में। देखो समझो, आइस आपके पास कौन सी है, सॉलिड स्टेट है, वाटर आपके पास क्या है, लिक्विड स्टेट है।
समझते हो? आइस क्या है? सॉलिड स्टेट है। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है। यानी कि अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के इस ब्लॉक को 1 ग्राम का ब्लॉक था, मान लो 1 ग्राम का ब्लॉक था, इस 1 ग्राम के ब्लॉक को अगर आपने 80 कैलोरीज हीट दी तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, 0 से 1-2 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपने 80 कैलोरीज हीट दी है ये बन जाएगी लेटेंट हीट। इसको लेटेंट कहते हैं। लेटेंट का मायना है, ग्रीक वर्ड है, इसका मायना है छुपा हुआ, हिडन हीट। इसको हिडन हीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका असर वाज़े तौर पे नजर नहीं आ रहा। अमूमन हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी बॉडी को हीट एनर्जी देंगे तो वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी। लेटेंट हीट ये काम नहीं कर रही, इसलिए इसको हिडन हीट कहते हैं कि ये बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। ये क्या कर रही है? फेस चेंज कर रही है। इसको हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। फिर समझो, फिर सुनो, मैं यही वाली पूरी कहानी ना एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? अभी मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन क्या होता है, बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया है। अभी डेफिनेशन इसकी लिख के भी बता देते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर किसी बॉडी को हीट दी जाए और उस बॉडी का स्टेट चेंज हो तो ऐसी हीट जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट चेंज करती है उसे अपन लोग कहते हैं लेटेंट हीट। अब दो तरह की लेटेंट हीट्स हो सकती हैं। आप बॉडी को हीट दो एट द मेल्टिंग पॉइंट तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपने बॉडी को हीट दी एट द बॉइलिंग पॉइंट और वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक हो गया सर, समझ में आ गया। अब देखो, मान लो मेरे पास पानी का, अगर पानी की बात करूं, पानी का 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमें पता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है सर, आगे चलें, मजीद बताएं। मान लो मेरा बेटा, मेरे पास एक आइस का ब्लॉक है। मेरे पास क्या है? एक आइस का ब्लॉक है और इस आइस के ब्लॉक का जो अभी टेम्परेचर है वो मान लो है -40 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -40 डिग्री सेल्सियस। जब मैं इसको हीट देना शुरू करूंगा तो क्या होगा? अब बोलोगे सर मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, समझिएगा। अपने पास जहनों में इस बात को बिठा लो कि कोई भी चीज़ जब मेल्ट करती है या बॉयल करती है तो वो अपने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पर ही करती है, उसके आगे पीछे नहीं करती है। देखो, आप किसी भी बॉडी को हीट देते हो ना तो वो या तो टेम्परेचर बढ़ाएगा या स्टेट चेंज करेगा, लेकिन स्टेट चेंज के लिए शर्त है कि वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर मौजूद हो। क्यों? अभी मैंने क्या बताया था, जब आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो सॉलिड स्टेट में रहते हुए जितनी बढ़ सकती है पहले उतनी बढ़ेगी, जब बढ़ जाएगी वो मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया। अब दोगे तो अब मजीद एनर्जी नहीं बढ़ सकती तो वो मेल्ट करेगा, लिक्विड में आएगा। फिर लिक्विड में नए पैरामीटर सेट हो गए क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो गई पार्शियली। अब आपने हीट दी, अब लिक्विड स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। कब तक? जब तक कि लिक्विड स्टेट में रहते हुए मैक्सिमम ना हो जाए। हो गई, अब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब आपने फिर से हीट एनर्जी प्रोवाइड करी तो अब वो स्टेट चेंज करेगा। वजह यह कि लिक्विड स्टेट में और नहीं बढ़ सकती, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया वो। तो अब वो लिक्विड से वेपर स्टेट में जाएगा। ठीक हो गया, ध्यान में रखना। तो क्या ये अभी मेल्टिंग पॉइंट पर है? नहीं। तो मान लो अगर मैंने इसको Q1 हीट दी तो ये Q1 हीट क्या करेगी? इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी और इसका टेम्परेचर मान लो -40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके कहाँ ले आई? 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आई। भाई -40 नेगेटिव टेम्परेचर था ना, तो आप कहाँ पे जा रहे हो? 0 की तरफ जा रहे हो। ठीक है, यानी कि उससे आपने गर्मी दी तो आपका जो आइस ब्लॉक था उसका टेम्परेचर कहाँ तक आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस तक। ये वाली हीट कौन सी है? हीट कैपेसिटी है। अब क्या ये मेल्टिंग पॉइंट पर है? क्या ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है? जी सर, बिल्कुल आ गया। अब मेरा बेटा, आपने क्या किया? इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी। अब जो आपने इसको हीट एनर्जी दी तो सॉलिड स्टेट में रहते हुए मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी मैक्सिमम है क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट पर मौजूद है। अब जो आप हीट दोगे ये इसका स्टेट चेंज करेगा, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जनाब क्या हो जाएगा? आपके पास पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पानी में कन्वर्ट। और जो आपकी ये वाली जो हीट है इसको आप क्या कहोगे? ये आपके पास क्या? लेटेंट हीट है। ये वाली कौन सी हीट थी? आपकी हीट कैपेसिटी वाली थी। ठीक है सर। अब लेटेंट हीट क्या करती है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करती है। तो गोया लेटेंट हीट लेने पर ये जितना आइस था, मान लो ये 5 ग्राम आइस था, तो 5 ग्राम पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इसको मेरा बेटा फिर से हीट दी, मान लो अब आपने इस पानी को हीट दी, इसको Q3 हीट दी, तो इसका अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्या ये मेल्टिंग पॉइंट पर है?
नहीं सर, मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड को होना होता है कि वो मजीद टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता। ये तो मेल्टिंग पॉइंट पर है, लेकिन इसको हीट देने पर ये आइस में कन्वर्ट थोड़ी हो जाएगा। भाई देखो ना, आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो मॉलिक्यूल्स की कोशिश होती है इंटरनल एनर्जी बढ़ाई जाए, लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी उस स्टेट में मैक्सिमम है तो मजीद नहीं बढ़ा सकते, तो फिर वो स्टेट चेंज पे जाते हैं और पीछे नहीं जा सकते हीट देने पर। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी को हीट दो तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, बर्फ को हीट दो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो अगर मैं इसको हीट दूंगा तो क्या होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं है अभी वाटर, क्योंकि वाटर तो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो हम बोलेंगे वाटर के लेवल में या वाटर की हालत में इसकी इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम है। तो आपने इसको Q3 दी, ये क्या करेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। मान लो आपका जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ा और इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इतनी बढ़ गई कि अब टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली हीट अगेन क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है। अब अगर आप इसको मजीद हीट दोगे तो पानी की स्टेट में रहते हुए, वाटर की स्टेट में रहते हुए इसका टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। जितनी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी लिक्विड स्टेट में बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। फिर क्या होगा, अब जब आप इसको हीट दोगे, मान लो आपने इसको Q4 हीट दी, अब जब आपने इसको हीट दी तो ये क्या होगा, ये गैस या कह लो कि स्टीम में कन्वर्ट होगा, और ये वाली हीट कौन सी होगी, लेटेंट हीट। और जो लेटेंट हीट होती है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में या वेपर में। तो ये वाली हीट कौन सी होगी, लेटेंट हीट होगी। अब आप इसका आगे जितना भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि आगे और फर्दर कोई स्टेट चेंज आने वाला नहीं है। अब लेटेंट हीट का कहां पे काम था, ये देखो, ये थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट द मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं। ये थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट द बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। समझ में आ गया, ये था लेटेंट हीट। अब देखो यहां पे मैंने कहा कि अगर मिसाल के तौर पे आइस की लेटेंट हीट है इतनी, यानी कि अगर कोई आइस का ब्लॉक मेल्टिंग पॉइंट पर मौजूद है, तो अगर 1 ग्राम ब्लॉक है उसे मैंने 80 कैलोरीज हीट दी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेटेंट हीट लेने पर। तो जो टेम्परेचर था, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आइस था, तो लेटेंट हीट लेने पर वो 0 डिग्री सेल्सियस ही वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा। छाप लो जल्दी से, मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन यहां लिख दूं और वेपराइजेशन की भी लिख दूं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने जो है ना एक डेफिनेशन लिखी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, बिल्कुल ऐसे ही आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन बनाओगे। पहले हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन को जरा समझ लें, क्या कहते हैं भाई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम ऐसे शो करते हैं, एल और आगे छोटा सा एफ लिखा होता है। इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ द मटेरियल। वही बात हो गई, अभी हमने पढ़ा था कि जब हम एसआई सिस्टम में होते हैं तो वहां पे यूनिट मास 1 किलोग्राम में लिया जाता है। सीजीएस में है तो यूनिट मास आपका ग्राम में लिया जाएगा। इसकी अगर आप यूनिट की बात करोगे ना तो क्या बन जाएगी, जूल पर किलोग्राम या कैलोरीज पर ग्राम, दोनों चल जाएंगी। ठीक है, जूल पर किलोग्राम अमूमन एसआई सिस्टम में रहती है और कैलोरीज पर ग्राम अमूमन सीजीएस में रहती है। तो क्या है, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ द मटेरियल इन इट्स सॉलिड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू 1 किलोग्राम ऑफ द मटेरियल इन इट्स लिक्विड स्टेट। वही सारी बात लिखी हुई है यहां से यहां तक जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि आपके पास अगर आइस का ब्लॉक 0 डिग्री सेल्सियस पर है, आपने उसे हीट किया, 1 किलोग्राम का है मान लो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो आइस का 1 किलोग्राम का ब्लॉक कन्वर्ट हो जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 किलोग्राम पानी के अंदर। तो ये आपके पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो यही चीज लिखी हुई है। अब ये जो आगे वाली लाइन लिखी हुई है ना, इसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी एक चीज समझो। अगर मेरा बेटा मुझे सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई ये जो मेरा सॉलिड है ये मेल्टिंग पॉइंट पर है, सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पर ऑटोमेटिकली मेल्ट तो नहीं कर जाता, आप उसे हीट देते हो। भाई आइस को भी बाहर रखोगे तो वो सराउंडिंग से थर्मल एनर्जी एक्वायर करेगा, हीट एनर्जी लेगा, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब उसे हीट एनर्जी आप दे रहे हो। अब सोचो, अगर आपने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, और ये काम भी जाहिर है एट द मेल्टिंग पॉइंट होता है, बस इसको आप क्या कहते हो, एट द फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मिसाल के तौर पे जो आपकी बर्फ है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है।
क्या मतलब? पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होता है वो भी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बर्फ मेल्ट होती है पानी में वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फर्क क्या है? अगर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर है, आपने हीट दी तो वो मेल्ट कर जाएगी। अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, आपने उससे हीट लेनी है, आपने उससे हीट लेनी है, यानी कि वो हीट गिव आउट करेगा। आपने पानी फ्रीजर में रखा होता है, मान लो मैंने 1 ग्राम पानी, गौर से सुनना, 1 ग्राम पानी फ्रीजर में रखा, वो जो आइस क्यूब्स होती है ना, ऐसे हमारे घरों में जो आइस क्यूब जमाने वाले होते हैं, मान लो ऐसे इसके अंदर ना, इस जगह पे मैंने ये एक आइस क्यूब जो थी, इस एक आइस क्यूब में 1 ग्राम पानी आया। इस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अभी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये बर्फ में कन्वर्ट होगा। सोचो, जब ये बर्फ में कन्वर्ट होगा तो ये हीट एनर्जी बाहर देगा, ये हीट एनर्जी गिव आउट करेगा। कितनी हीट एनर्जी? उतनी ही जितनी 1 ग्राम आइस को चाहिए थी मेल्ट होने के लिए। क्या मतलब सर? मिसाल से समझाएं, अभी बताते हैं। मैंने अभी बताया था एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो पानी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। और मैंने अभी बताया कि पानी की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी थी जनाब? 80 कैलोरीज पर ग्राम। इससे आपने सीखा क्या? इससे हमने ये सीखा कि अगर मेरे पास 1 ग्राम आइस का ब्लॉक है एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेडी टू मेल्ट है, मैंने जो ही इसे 80 कैलोरीज की हीट दी तो ये 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर नहीं बढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस था, अब 0 डिग्री सेल्सियस पानी है। ठीक है सर। और अगर मान लो ये मेरे पास आइस क्यूब जमाने वाला एक बर्तन था, इसमें मैंने एक आइस क्यूब में समझ लो 1 ग्राम पानी आया, यहां पे मैंने पानी भर के रखा, इसमें 1 ग्राम पानी है, अभी इसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं इसे फ्रीजर में रखूंगा, वो फ्रीजर क्या करेगा? इसके अंदर से हीट एनर्जी निकालेगा। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए लिक्विड अपने अंदर से हीट एनर्जी देता है ताकि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो, वो करीब करीब आए। सही है। अब देखो, ये जब क्या हो रहा है समझना, ये जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है 1 ग्राम, तो ये अपने अंदर से भी हीट कितनी देगा? 80 कैलोरीज देगा। यानी कि आप सुनो, आप अगर 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 80 कैलोरीज हीट आप दोगे। अगर 1 ग्राम पानी एट द फ्रीजिंग पॉइंट विच इज द मेल्टिंग पॉइंट, एट द फ्रीजिंग पॉइंट 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट होना चाहता है तो यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसके अंदर से बाहर आएगी। क्लियर है? अब समझो, यहां पर पढ़ो। इट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एट द मेल्टिंग पॉइंट, इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड चेंजेस टू 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो या तो आप दोगे एट द मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड को ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या एट द मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा। सॉलिड से लिक्विड में जाना है आप दोगे, लिक्विड सॉलिड में जाना है वो एनर्जी रिलीज करेगा। बिल्कुल ऐसे ही अब आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को बना लो। पहले डेफिनेशन इसकी अपनी कॉपी में लिखना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ द मटेरियल इन इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू 1 किलोग्राम ऑफ द मटेरियल इन इट्स वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट। या आप इसको समझ भी लो आगे बोलने से पहले, जब आप लिक्विड से गैस में जाओगे तो आप हीट दोगे, गैस से लिक्विड में आएगा, कंडेंसेशन होगी तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एट द बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेशन पॉइंट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड चेंजेस टू 1 किलोग्राम ऑफ वेपर या गैस चेंजेस टू 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारे पास था लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, कॉपी कर लो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हीटिंग कर्व की तरफ चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने जो है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन मेंशन है, और ये वही सवाल है जो मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में दिखाया था, और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब ये वो क्वेश्चन है कि जो अगर आपको आता है तो आपको ये वाला लेक्चर देखने की नीड नहीं है, क्योंकि हम आखिर में यहीं तक आ जाएंगे। तो ये वही सवाल है। देखो क्या कहते हैं, Find the quantity of heat required to convert 40 gram of ice at -20 degree Celsius into water at 20 degree Celsius। अब देखो बच्चे, आपको ये बात पता है कि आपको आइस का अभी इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? -20 डिग्री सेल्सियस। आपने बोला ठीक है सर। जब मेरे बेटे इसको आप हीट दोगे
तो सबसे पहले क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ करके कहाँ आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि एक हीट आपको ये Q1 देनी होगी। अब आपने तय करना है कि ये हीट आपकी हीट कैपेसिटी वाली है, लेटेंट हीट है, तो ये क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, स्टेट चेंज नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये कौन सी वाली है, हीट कैपेसिटी वाली हो गई। आपने बोला ठीक है। अब ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, पता है ना हमें पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है। अब यहाँ पे जो आप हीट दोगे इसको कह दिया मैंने Q2, और इस Q2 हीट की वजह से आपका आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, और ये भी किस में होगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपने बोला ठीक है सर। अब ये वाली हीट कौन सी होगी आपकी, ये होगी आपकी लेटेंट हीट। ठीक है सर। अब जब आप हीट दोगे, इसने क्या बोला, 40 ग्राम आइस एट -20 से आपने जाना कहाँ पे, वाटर को लेके जाना है 20 डिग्री सेल्सियस तक। यानी आपने पानी को इतनी हीट देनी है, और से देखो कि इस पानी का जो आपका टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो जाए भाई साहब, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए। क्लियर है सर, क्लियर है सर। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, ये भी मेरे बेटे आपके पास क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहला रही होगी। आपने बोला ठीक है सर, ये हीट कैपेसिटी होगी, अब लेटेंट हीट नहीं होगी। बस अब कुछ नहीं करना, सवाल सॉल्व करना है, आखिर में जमा कर लेंगे सारी हीट को, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वांटिटी ऑफ हीट पूछा हैगा। सही है सर, ऐड कर लेते हैं। चलो Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 क्या फॉर्मूला है भाई, MC डेल्टा T। सर आपने तो हीट कैपेसिटी लिखा है। अरे भाई हीट कैपेसिटी तो ये बताने के लिए था कि ये हीट कैपेसिटी की फैमिली में से है कि टेम्परेचर बढ़ा रही है। यूज़ तो हमेशा हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ही करते हैं। वजह सर, वजह इसलिए कि हीट कैपेसिटी कैन नॉट बी डिफाइंड एज ए कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। ठीक है। मास कितना गिवन है आपको, आइस का मास, आइस का मास कितना गिवन है, वो गिवन 40 ग्राम। ठीक है, ग्राम में गिवन है। और सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी है, ये रही 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे आ गया 0.5। कन्वर्जन करने की नीड ही नहीं है। वजह ये सारा सिस्टम मुझे CGS में ही गिवन है, तो मैं CGS में ही सॉल्व कर लूंगा। तो 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो 0.5 ये आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा। और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, -20 से 0 पे जा रहे हैं, तो फाइनल क्या हो गया 0, भाई 0 पे जा रहे हैं। माइनस इनिशियल कितना है, माइनस का 20, तो एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। सॉल्व कर ले भाई, 40 मल्टीप्लाई बाय इस 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस माइनस जब प्लस, तो 0 + 20 कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। एक 0 से एक 0 मर गया। ठीक है सर। 5 2 जा कितना होता है 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया भाई 400, और यूनिट क्या होगी भाई, कैलोरीज, 400 कैलोरीज। यानी कि इसको जब 400 कैलोरी हीट मिलेगी तो आइस का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से निकल के कहाँ आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपने क्या करना है भाई, अब इसको आपने वाटर में कन्वर्ट करना है। अब क्या चाहिए आपको, Q2 का वैल्यू चाहिए। Q2 क्या है आपके पास, लेटेंट हीट है। Q2 क्या है आपके पास, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, M × L। ये LF का क्या मतलब है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना मास है भाई, पानी का मास, यहाँ पे आइस का मास 40 ग्राम था, तो यहाँ भी आइस का मास क्या रहेगा, 40 ग्राम रहेगा। तो ये आ गया मेरे बच्चे हमारे पास 40 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी दी हुई है, 80 कैलोरीज पर ग्राम, और ये एट द मेल्टिंग पॉइंट होती है हमेशा। ये आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 क्या हो गया 32, और 2 0 आपने और लगा दिए, तो गोया क्या हो गया 3200 कैलोरीज। यानी कि 3200 कैलोरीज इस पॉइंट पे मजीद दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। 40 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड इनटू 40 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने बोला ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात, कोई परेशानी यहाँ तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, 0 से 20 पे लेके जाना है। आ जाओ भाई, हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बन गया भाई, MC डेल्टा T। नो ठीक है सर। मास कितना है 40 ग्राम। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सर आपने तो पहले 4200 बताई थी, वो जूल पर किलोग्राम में थी, कन्वर्ट कर लो, यहाँ से भी कोई आ जाएगा भाई। देख लो ना क्या बताई थी, 4200 बताई थी, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये बताई थी। कन्वर्ट करो, आपको बताया था 1 कैलोरी में तकरीबन 4.2 जूल होते हैं। जी सर।
अगर आपने कैलोरी से जूल में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जूल से कैलोरी में आना है तो डिवाइड करेंगे। चलो जूल से कैलोरी में आते हैं तो क्या बन गया भाई साहब 4200 डिवाइडेड बाय 4.2। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरी अपॉन में आ गया किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इस 4.2 को लिख सकता हूँ 42 डिवाइडेड बाई 10। ये 10 पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, गोया एक जीरो ऐड हो गया तो 42 वन जा और 3 जीरो यहाँ पे और लग गए। अब ये क्या है, किलोग्राम है, इसको मैंने अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है, एक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया 1000 ग्राम। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो मर गए, क्या बना 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही बन गया। तो वो किस में था, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। तो ये अभी कैलोरीज में ही चल रहा है सारा सवाल, इसलिए यही ले रहा हूँ। एम सी और डेल्टा टी कितना है, कहाँ पे जाना है 20 पे जाना है, कहाँ से जाना है 0 से जाना है। यस सर आ गया, ठीक है सर। ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 2 जा 8 और 2 जीरो एज इट इज आ गए, 800 कैलोरी आ गई। अब टोटल हीट आपको चाहिए, जोड़ लो भाई इन सबको, 400 3200 800, 3200 में 800 को जोड़ा 4000, 4000 में 400 को जोड़ा, तो आपको जो टोटल हीट चाहिए वो कितनी चाहिए भाई साहब, 4400 कैलोरीज चाहिए। 4400 कैलोरीज की आपको टोटल हीट चाहिए अगर आपने इतने ग्राम आइस को कन्वर्ट करना है इतने ग्राम पानी के अंदर। ठीक है सर, समझ में आती है ये बात। अगर कोई पूछे सर जूल में बता दो, तो भाई एक कैलोरी में 4.2 जूल था, दोनों तरफ 4400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा भाई कैलोरी से जूल में जाने के लिए 4.2 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 4.2 को लिख सकता हूँ 42 डिवाइड बाई 10, सर लिख लें, ये और ये चला गया, ठीक है सर। अब 42 को 440 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। सही है सर। 2 0 0 2 4 जा 8 2 4 जा 8, अच्छा 4 0 0 4 4 जा 16, 4 जा 16 प्लस 1 17, 0 8 8 प्लस 6 14, 7 और 1 8 और 1 18,480 जूल्स। अगर कोई जूल्स में पूछे तो 18,480 जूल की एनर्जी चाहिए आइस को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लेकर आने के लिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये था हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हीट कैपेसिटी का और कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास लेटेंट हीट का। अब आपके पास ना यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसको आपने ना खुद से एक बार अटेम्प्ट करना हैगा। इसका आंसर भी साथ में लिखा हुआ है, आप तसल्ली से इसको अटेम्प्ट करोगे, सेम क्वेश्चन जो मैंने कराया है बिल्कुल इसी पैटर्न पे वो भी होगा। अब मेरे बच्चे इसके बाद जो हमारे पास हीटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट है उसको मैं अगले लेक्चर में लेकर जाऊंगा, क्योंकि हीटिंग कर्व के कॉन्सेप्ट में आपको ये बताना है कि कर्व से कैसे आपने लेटेंट हीट को पकड़ना है और कैसे आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पकड़ना है, क्योंकि उसका भी माजी में एक आध सवाल आया हुआ है और कुछ कैलोरीमीट्री के सवाल भी आए हुए हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो वो हमारा अगला लेक्चर बन जाएगा लेक्चर नंबर 11, जो कि हमारा हीट का आखिरी लेक्चर होगा थर्मोडायनामिक्स को शुरू करने से पहले।